नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मराज एक बार फिर आप लोगों से मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद धर्मराज में रूबरू हो रहा हूँ। और मित्रों, जैसा कि आज 23 जनवरी है और आज के दिन का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है, तो इस ऐतिहासिक महत्व के विषय से ही आज हम हमारा जो चर्चा का विषय है वो शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस महान क्रांतिकारी, उस महान देशभक्त जिसे आप लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज मुझे इनका परिचय कराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग इनके जो शब्द हैं, इनके कृतित्व से जो आप लोग आज तक पढ़ते आए हैं उसके बारे में आप लोग जानते हैं। मैं तो अपने वर्डों से सिर्फ इनके लिए जो देश सेवा है इनकी और एक जो बलिदान है उसके लिए अपने शब्दों से श्रद्धांजलि की एक कहें तो माला अर्पित कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सत सत नमन करते हैं कि उनके जैसे भारत माता के सपूत ने इस देश को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसे स्वतंत्रता कहते हैं और जिसे आज़ादी कहते हैं, या यूँ कहें कि आज हम जो कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या कुछ महसूस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन महापुरुषों का योगदान है। तो इसलिए हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसे महापुरुषों का कृतित्व ना भूलें और उनके व्यक्तित्व को सदैव स्मरण में लाते रहें। तो आज मैं आप लोगों से सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उनके समय के कुछ रोचक प्रसंग रहे हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 23 जनवरी जो कि उनका जन्मदिन है, 23 जनवरी और फिर 18 अगस्त, दो महत्वपूर्ण दिन हैं जो सुभाष के जीवन में उनके जन्म और मृत्यु से जुड़े हैं। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और 18 अगस्त 1945 को एक पूर्ण रूप से विवादित है, लेकिन 18 अगस्त 1945 को यह माना गया है कि वो एक विमान दुर्घटना में शहीद हुए। लेकिन बहुत सारी बातें उसके पीछे उनकी मौत के बाद रह गई हैं। तो काफ़ी सारे विचार हैं जो कहते हैं कि सुभाष उस दुर्घटना में मरे नहीं थे। सुभाष जी को बाद में, नेताजी को बाद में कहीं और भी देखा गया है। कभी छत्तीसगढ़ का प्रसंग आता है तो कभी दूसरी जगहों का प्रसंग आता है। फैजाबाद जैसी जगहों पे गुमनामी बाबा के नाम से भी उनका जिक्र आता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं कि सुभाष जी बाद में भी जिंदा थे, कुछ इस प्रकार के विचार भी आज भी शोध का विषय है। लेकिन अब जब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नेताजी का जो जन्म है वो बंगाल प्रेसिडेंसी, जो उस समय जो कटक था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में उड़ीसा में कटक है, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। एक कायस्थ परिवार में, कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके जो पिताजी हैं वो जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे, जो कभी सरकारी वकील भी रहे और बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस भी की। तो डेफिनेटली जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो सुभाष जी का अच्छा था और उनकी माता का नाम प्रभावती था, वो भी एक जाने माने कुलीन परिवार से ताल्लुकात रखते थे। तो ख़ानदानी तौर पर या पारिवारिक जो बैकग्राउंड की बात की जाए, पारिवारिक हैसियत की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर वो इस चीज़ में समृद्ध थे। लेकिन
ऐसी समृद्धता की वजह से उनको नहीं जाना गया, उनकी पहचान किसी और चीज़ की वजह से हुई। तो उस चीज़ को, जिसको हम एक कहें कि एक भावना, एक देश प्रेम कहते हैं, उससे उनका परिचय होता है। जो देश के लिए वो दर दर भटके, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अंतरिम सरकार बनाई सिंगापुर में। इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज को लेकर वो आगे बढ़े और भारत के अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनका नाम परिवर्तन करके शहीद और स्वराज द्वीप किया। और भारतीय जो जनमानस था उसमें क्रांति की एक अलग जगह। और ब्रिटेन जो साम्राज्यवादी शेर था, उस शेर को घुटनों पर बैठने पर मजबूर किया। तो डेफिनेटली जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत विशाल है। किस तरीके से उनका गुरिल्ला पद्धति में रहना, अपने आप को छिपे हुए वेश से यहाँ से बाहर निकालना, ये सारे जो पहलू हैं आप लोग इन पर दृष्टि डाल चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने हालवेट स्तंभ जो कलकत्ता में है, जो गुलामी का प्रतीक माना जाता था, उसको रातों रात में उसकी ईंट से ईंट भिजवा दी, ख़त्म करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें उन घटनाओं का जिक्र करती हैं। इसी प्रकार से वो गोपीनाथ साहा जो एक अंग्रेज़ को मारना चाहते थे, उन्होंने किसी दूसरे अंग्रेज़ व्यापारी को मार दिया। तो उसका जो शव है वो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से मांगा और उस शव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इसी एवज में सरकार को ये अंदाज़ा लगा कि ये व्यक्ति क्रांतिकारियों को न केवल प्रशिक्षित करता है, प्रेरणा देता है, बल्कि उनके साथ संलग्न भी है। तो इस तरह सारी चीज़ें थी जो आप लोग जानते भी हैं। अब इसके साथ उनका जापान सरकार से, हिटलर से, मुसोलिनी से जो संबंध है, और ये सब जो सारे संबंध थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन लोगों से जोड़े। व्यक्तिगत तौर पर सुभाष जी क्या थे क्या नहीं थे, वो उनकी आत्मकथा जो है, जो कि अधूरी है, एक भारतीय यात्री के नाम से है, एन इंडियन पिलग्रिम के नाम से उनकी आत्मकथा है, जो कि अधूरी है। इसी प्रकार उनकी एक दूसरी कहानी है, दूसरी जो पुस्तक है वो है द इंडियन स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये दो कृतियाँ सुभाष चंद्र बोस की हमें मिलती हैं, और बहुत सारे पत्र हैं जो नेताजी ने इधर उधर नेताओं को लिखे हैं। इसी प्रकार से जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था 1938 का, जो कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे नेताजी, और उनको 51 बैलों के द्वारा उस रथ को, जिस पर ये विराजमान थे, खींचा गया था, क्योंकि 51वां अधिवेशन था हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। इसी के साथ 1939 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें भी पट्टाभी सीतारामैया को 203 वोटों से हराकर ये विजयी रहे। लेकिन गांधी जी इनकी कार्य पद्धति से सहमत नहीं थे, और वो कार्य पद्धति थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा है तो भारत के पास एक सुनहरा मौका है कि ब्रिटिश को, जिन्होंने हमको लूटा है, जिन्होंने भारत का शोषण किया है, उनको इस वक्त सहयोग न देकर उन पर वार किया जाए, उनके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, कोई आंदोलन किया जाए। लेकिन गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। वो कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध का समय है तो हम मतलब स्पष्ट राय नहीं बना पा रहे थे कि अंग्रेजों का साथ देना है, विरोध करना है, असहयोग करना है, या फिर क्या करना है। लेकिन जो सुभाष थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि अगर कांग्रेस ये काम नहीं करेगी तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए काम करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक था वो कांग्रेस के अंदर ही उनका एक संगठन था जो उन्होंने बनाया था। इसी प्रकार से 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से पहले ही 29 अप्रैल को
ये मई की घटना थी फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाए जाने की 1939 की। तो पूर्व में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो लगभग 14 में से 12 लोग थे वो असहमत थे, गांधी जी के फेवर में थे, तो डेफिनेटली वो काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फॉरवर्ड ब्लॉक को आगे करके उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस ये काम नहीं करती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक ये काम करेगा। तो डेफिनेटली ये बात थी। ये घटना 1939 की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो जाता है तो उन्होंने जो इंग्लैंड है तो इन साम्राज्यवादी ताकतों के विरोध में अपना आंदोलन जारी रखा और वो हर उस व्यक्ति से मिले जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने का पक्षधर हो। हर उस राष्ट्र के साथ उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की जो भारतीय स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हो या सहयोग दे सके। तो इस प्रकार की जो सारी घटनाएं हैं वो सुभाष के जीवन से हमें प्रेरणा देती हैं। उनका दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें। नेहरू रिपोर्ट में वो एक सदस्य के तौर पर थे। नेहरू रिपोर्ट का जिक्र है वो मैं पहले कर चुका हूँ आप लोगों से पूर्व वीडियोज़ में। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के विरोध में जब भारतीय संविधान की रूपरेखा का एक प्रारूप बनाया था वो नेहरू रिपोर्ट था। उसमें एज ए मेंबर सुभाष भी थे। तो सुभाष और नेहरू दोनों पूर्ण स्वराज की मांग के प्रबल पक्षधर थे। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट को पेश किए जाने के बाद 1 साल का समय डोमिनियन स्टेटस का सरकार को दिया गया था कि या तो 1 साल में डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को दे, अन्यथा वे पूर्ण स्वराज लेकर मानेंगे। और ये बात 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ तो सामने आ ही गई। और 1931 में जब लाहौर अधिवेशन में तय किया गया था कि वह 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो बंगाल में वो इसका नेतृत्व कर रहे थे झंडा फहराकर। तो उस समय उनको गिरफ्तार किया गया। तो कुल 11 बार गिरफ्तारियाँ हुई, 11 से 12 ज़्यादा बार भी गिरफ्तारियाँ हुई होंगी, लेकिन इतना तो वर्णन है। तो ये सुभाष का एक जीवन है जो गिरफ्तारियाँ हैं, नज़रबंदी है, घर में नज़रबंद रहना और फिर उस नज़रबंदी से ही पलायन कर जाना, और बहुत सारा एक लाइजनिंग कैरियर उनका जो विदेशी नेताओं के साथ रहा। तो भारत की स्वतंत्रता के साथ उनका जो एक अमिट योगदान है वो रहा है। हम उनके लिए एक सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज ये मेरे जो शब्द हैं हमारे उस महान क्रांतिकारी अमर शहीद सुभाष जी नेताजी के लिए अर्पित हैं। तो मैं ऐसे कर्मवीर, क्रांतिवीर और अमर देशभक्त को नमन करता हूँ। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।